गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में स्टडी की थी। आज का हमारा टॉपिक जो है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी में क्या चेंज होता है, तो उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे कि एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल या उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाओं में एंट्रोपी परिवर्तन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि आदर्श गैस के n मोल को अपन V1 से V2 वॉल्यूम तक उसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाते हैं या समतापीय प्रसरण करवाते हैं, और इस प्रक्रम में हम एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपन ने आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी आइसोथर्मल कंडीशन ली है, तो जो T होगा वो अपना आएगा 0 के बराबर। तो T बराबर 0 होने पर यहाँ पर जो आदर्श गैस की ऊर्जा होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी कि आदर्श गैस की ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E बराबर 0। तो अतः फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है या ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, तो वो वैल्यू आ जाएगी Q बराबर W, क्योंकि डेल्टा E को मान क्या हो जाएगा 0 आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। तो इसके लिए अगर अपन इस सिस्टम के लिए अगर एंट्रोपी परिवर्तन देखते हैं, तो एंट्रोपी परिवर्तन देखने पर अपने को मिलता है कि डेल्टा S बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन T बराबर NRT अपॉन T log V2 अपॉन V1, यानी ये इक्वेशन अपने पास आती है। Q रिवर्सिबल का मतलब है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो ऊष्मा होती है उसका मान जो होता है NRT ln V2 अपॉन V1 के बराबर होता है। तो अगर सिस्टम जितनी ऊष्मा अवशोषित करता है उतनी ही सराउंडिंग को देगा, अतः पारिपार्श्विक के लिए जो एंट्रोपी चेंज होगी वह क्या होगी, जो सिस्टम के ऊष्मा अवशोषित करता है तो उसके लिए पॉजिटिव, और जो पारिपार्श्विक को देगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो इसमें जो एंट्रोपी चेंज आएगा वह आ जाएगा डेल एस सराउंडिंग बराबर माइनस Q रिवर्सिबल अपॉन T, और जो टोटल अपनी हो जाएगी डेल एस टोटल या टोटल एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा डेल एस सिस्टम यानी सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, इन दोनों का योग जो होता है वह 0 के बराबर होगा। क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होगा, जितनी सिस्टम की एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, उतना ही परिवर्तन पारिपार्श्विक की एंट्रोपी में होता है। अतः उत्क्रमणीय समतापीय प्रसरण में निकाय और पारिपार्श्विक की जो संयुक्त एंट्रोपी होती है वो संयुक्त एंट्रोपी क्या होती है, 0 के बराबर होती है। या फिर इस एंट्रोपी में जो चेंज आता है वह एंट्रोपी में चेंज जो होगा वह 0 के बराबर होता है। तो कहने का मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर उत्क्रमणीय प्रोसेस है तो उत्क्रमणीय प्रोसेस में जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इन दोनों की एंट्रोपी में जो टोटल परिवर्तन आता है वह 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट कंडीशन अपन लेते हैं कि अगर इरिवर्सिबल प्रक्रम हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपन एंट्रोपी के बारे में या एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिस्टम के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह कम होता है, और जो अवशोषित ऊष्मा होती है क्यों इरिवर्सिबल उस ऊष्मा का मान रिवर्सिबल प्रक्रम में अवशोषित की गई ऊष्मा से कम होता है। कहने का मतलब क्यों इरिवर्सिबल जो होती है क्यों रिवर्सिबल से कम होती है, जबकि जो एंट्रोपी होती है वह एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है। तो जो सिस्टम की एंट्रोपी में वृद्धि क्या होती है वह समान होती है, चाहे परिवर्तन कैसा भी हो, रिवर्सिबल परिक्रम हो या इरिवर्सिबल, यानी एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वह हमेशा समान होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि डेल्टा एस सिस्टम जो सिस्टम की एंट्रोपी में परिवर्तन होता है वह तो रिवर्सिबल में जितना होता है उतना ही होता है, यानी कि डेल्टा एस बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन T, यानी इसके बराबर होता है, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल दोनों में समान रहता है। लेकिन जब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है तो उस दौरान क्या होता है कि सिस्टम के द्वारा कार्य कम किया जाता है, इसलिए निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान भी कम होता है। तो यह क्यों इरिवर्सिबल के बराबर होता है, जो इरिवर्सिबल प्रक्रम ले रहे हैं अपन तो उसमें अवशोषित ऊष्मा होगी वह क्या हो जाएगी क्यों इरिवर्सिबल होती है, तो इसका मान भी क्या होता है कम होता है। तो इसमें अपन अगर पारिपार्श्विक के लिए सराउंडिंग्स के लिए अपन अगर एंट्रोपी चेंज देखें तो सराउंडिंग के लिए जो एंट्रोपी चेंज आएगी वह डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर माइनस Q इरिवर्सिबल अपॉन T।
तो इरिवर्सिबल प्रक्रम के लिए जब अपन टोटल एंट्रोपी देखते हैं, एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आता है, तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग बराबर हो जाएगा अपना क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, इसके बराबर होता है। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं जब इसकी वैल्यू रखते हैं अपन, तो क्यू रिवर्सिबल जो होती है, यानी कि अगर अपन प्रक्रम अनुत्क्रमणीय ले रहे हैं तो उसकी ऊष्मा का मान रिवर्सिबल प्रक्रम में ली गई ऊष्मा से कम होता है, और रिवर्सिबल ऊष्मा से कम होने पर इसको दर्शा सकते हैं क्यू रिवर्सिबल ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल। तो टोटल जो अपनी एंट्रोपी में परिवर्तन आ जाएगा वो हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी ग्रेटर देन जीरो। यानी कि अपन ने देखा था कि उत्क्रमणीय जब प्रक्रम ले रहे थे अपन, तो उस समय तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों साम्य में थे, और दोनों साम्य में होने पर उनमें जो एंट्रोपी में परिवर्तन था वह शून्य के बराबर था। लेकिन जब अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो कार्य होता है अवशोषित ऊष्मा के द्वारा, उस कार्य का मान कम होता है निकाय द्वारा जो कार्य होता है, और निकाय द्वारा कार्य कम होने पर ऊष्मा का भी कम अवशोषण होता है। इसलिए जो क्यू इरिवर्सिबल जो है उसकी मान क्यू रिवर्सिबल से कम होता है। तो जो टोटल एंट्रोपी में चेंज आता है वह भी जीरो से ज़्यादा होता है। तो डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होगी या डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वह ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो के बराबर होता है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग की जो वॉल एंट्रोपी होती है, संपूर्ण एंट्रोपी जो होती है वह स्थिर होती है। जबकि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिस्टम और सराउंडिंग की जो संयुक्त एंट्रोपी होती है वह बढ़ती जाती है, यानी उसकी एंट्रोपी का मान जीरो से अधिक होता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकृति का जो भी कोई भी प्रक्रम है वह क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है या स्वतः प्रक्रम जो होते हैं वह अनुत्क्रमणीय होते हैं। अतः ब्रह्मांड या यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वह लगातार बढ़ती जा रही है। और अब इसमें अपन लेते हैं कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, तो इसके लिए क्लासियस ने एक स्टेटमेंट दिया था। यानी क्लासियस ने क्या किया, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को मिला करके एक कथन प्रतिपादित किया। वह कहता है कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वह तो स्थिर रहती है, लेकिन ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती है वह लगातार बढ़ती जा रही है। ये कथन दिया था क्लासियस ने। और इससे अपन ने देखा भी है कि जब अपन ने एंट्रोपी में चेंज देखा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, तो रिवर्सिबल के लिए जो एंट्रोपी में चेंज था वो तो क्या था, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों में साम्य स्थापित हो जाता है, जिससे उसका मान तो जीरो आता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस जब अपन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसका मान जीरो से हमेशा अधिक होता है, और जीरो से अधिक होने का मतलब है कि एंट्रोपी में क्या हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी या मानक एंट्रोपी। तो मानक एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और एक वायुमंडलीय दाब पर अगर अपन 1 मोल शुद्ध पदार्थ को की एंट्रोपी को ही अपन क्या कहते हैं, पदार्थ की मानक एंट्रोपी कहते हैं, और इसको अपन S0 के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि समतापी रूपांतरणों में एंट्रोपी में परिवर्तन। यानी जब टेम्परेचर समान रहेगा और उस कंडीशन में उसके एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रावस्था परिवर्तन के प्रक्रम, जैसे अपन द्रव्य का वाष्पन या ठोस का पिघलना आदि क्या होते हैं, स्थिर ताप पर उत्क्रमणीय ढंग से किए जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन के दौरान हर समय दोनों प्रावस्थाओं में क्या बना रहता है, साम्य बना रहता है। तो किसी भी समतापी रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन का मान ऊष्मा की उस मात्रा से ज्ञात करते हैं जो निकाय की क्या होती है, उत्क्रमणीय प्रावस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक हो। तो ये जो परिवर्तन होते हैं इनके बारे में अपन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट अपन लेते हैं कि फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज। अगर अपन द्रव प्रावस्था से वाष्प प्रावस्था में परिवर्तन
करते हैं। तो द्रव प्रावस्था से वाष्प प्रावस्था में परिवर्तन करने पर अगर अपन किसी कांस्टेंट प्रेशर पर अपन या स्थिर दाब पर 1 मोल पदार्थ को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में उत्क्रमणीय रूप से परिवर्तन होते हैं, और यदि पदार्थ की मोलर वाष्पन ऊष्मा डेल एच वेपोराइजेशन हो तो वाष्पन प्रक्रम में जो एंट्रोपी होगी वह एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस वेपोराइजेशन होगा। तो इस प्रकार अपन क्या कहते हैं, द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल एस वेपोराइजेशन बराबर डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन टी बी, यानी कि उसके क्वथनांक पर उसको द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में उत्क्रमणीय रूप से परिवर्तित करना। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि किसी फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज, यानी किसी को अपन अगर ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। जब ठोस पदार्थ को अपने गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलते हैं तो वह उस ऊष्मा का अवशोषण होता है, और यदि स्थिर दाब पर 1 मोल ठोस पदार्थ का गलनांक TF हो और उसकी मोलर गलन ऊष्मा डेल एच फ्यूजन हो तो उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन जो होगा डेल एच फ्यूजन बराबर डेल एच फ्यूजन अपॉन TF, यानी कि ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है TF, गलनांक का जो टेम्परेचर है वो, और डेल्टा एच फ्यूजन जो हो जाएगा वह उसकी हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं कि इसका मान ज्ञात करते हैं। अब ये जो डेल एच वेपोराइजेशन और डेल एच फ्यूजन है, ये दोनों ही क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, यानी गलन और वाष्पन दोनों ही प्रक्रमों में क्या हो रही है, एंट्रोपी में वृद्धि होती है। क्योंकि वेपोराइजेशन करवाते हैं, द्रव से वाष्प में जाएगी तो भी उसको ऊष्मा देनी पड़ती है, और डेल एच फ्यूजन जो होगा उसको गलाते हैं, यानी कि ठोस से द्रव में ला रहे हैं तो इसको भी क्या होती है, ऊष्मा की अवशोषण होता है। तो उसमें दोनों ही प्रक्रम में क्या हो रहा है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इन दोनों का ही मान जो होता है वह धनात्मक होता है, और धनात्मक होने पर डेल एच एस की वैल्यू भी क्या होगी, धनात्मक होगी, और डेल एस का मान क्या हो जाएगा, एंट्रोपी में वृद्धि। तो यदि किसी पदार्थ का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था या द्रव अवस्था से ठोस में परिवर्तन हो तो डेल एच वेपोराइजेशन और डेल एच फ्यूजन दोनों ही ऋणात्मक होंगे। अतः हम वाष्प के संघनन और द्रव के हिमीकरण दोनों प्रक्रमों में एंट्रोपी कम होती है। कहने का मतलब ये है कि जब अपन किसी भी द्रव का अगर अपन वेपोराइजेशन कर रहे हैं, वाष्प में चेंज कर रहे हैं, या फिर ठोस को द्रव में चेंज कर रहे हैं, तो इन दोनों प्रोसेस में अपने को ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिससे जो इनकी क्या होगी, डेल्टा एच वेपोराइजेशन और फ्यूजन जो होगा वह उसका मान पॉजिटिव होगा, और उसका मान पॉजिटिव होने पर जो एंट्रोपी होती है में वृद्धि होती है। अगर अपन इनका अपोजिट करते हैं कि अगर अपन द्रव से ठोस में जा रहे हैं या फिर वाष्प से द्रव के अंदर आ रहे हैं, यानी कि अपन अगर वाष्प में संघनन या द्रव का हिमीकरण करते हैं तो इन दोनों प्रक्रमों में क्या होता है कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन और डेल्टा एच फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, और उसमें एंट्रोपी के मान में क्या आती है, कमी आती है, या एंट्रोपी का मान कम होता है। नेक्स्ट है अपना कि अगर फ्रॉम वन क्रिस्टलाइन फ्रॉम टू अनोदर क्रिस्टलाइन, यानी कि अगर अपन एक क्रिस्टलीय रूप को दूसरे में परिवर्तित करते हैं, तो अगर अपन एक क्रिस्टलीय पदार्थ को, यानी उस ताप को अपन क्या कहते हैं, संक्रमण ताप कहते हैं। यानी कि संक्रमण ताप के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि एक क्रिस्टल को एक अपरूप से दूसरे अपरूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे अपन कोई भी एक ठोस क्रिस्टलीय रूप ले लिया, जैसे विषमलंबाक्ष सल्फर है, उसको दूसरे क्रिस्टलीय फॉर्म यानी एक कंताक्ष रूप में परिवर्तित करते हैं, तो उस ठोस की एक मात्रा के लिए एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है वह होता है डेल एस टी बराबर डेल एच टी अपॉन टी टी। यहाँ पर डेल एच टी जो होगा वो कहलाएगा मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन, और टी टी जो कहलाता है वह ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप कहलाता है। नेक्स्ट है अपना कि ट्राउटन नियम। ट्राउटन ने बताया था कि जो सामान्य क्वथनांक होते हैं उन पर अधिकांश द्रवों के लिए क्या होता है कि मोलर वाष्पन एंट्रोपी जो होती है का मान लगभग क्या होता है, समान होता है, या मोलर वाष्पन एंट्रोपी का मान लगभग एक जैसा होता है। वह 88 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। उसको अपन क्या कहते हैं, ट्राउटन नियम कहते हैं। तो लिक्विड हैविंग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स
पोसेस 88 जूल प्रति केल्विन, यानी कि इतना ये क्या रखते हैं कि उसकी मान मोलर वाष्पन एंट्रोपी का मान होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, ट्राउटन नियम। तो डेल एस वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, 88 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। और इस नियम से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं कि ट्राउटन नियम का पालन करने वाले जो द्रव होते हैं उनके क्वथनांक से उन द्रवों की अपन हीट ऑफ वेपोराइजेशन की गणना भी कर सकते हैं। जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी 88 इंटू TB, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर, TB जूल प्रति मोल के बराबर। तो यह नियम जो होता है वह उन द्रवों पर नहीं लागू नहीं होता जिनके अंदर क्या हो जाएगा, संगुणन का गुण पाया जाता है। जैसे जल, एल्कोहल, एमीन, ये क्या होते हैं कि आपस में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और ये संगुणित हो जाते हैं। तो ऐसे द्रवों पर क्या होता है कि ट्राउटन का नियम लागू नहीं होता। और इस नियम के लिए क्या होता है कि यह उन्हीं द्रवों पर लागू होता है जिनका क्वथनांक का मान जो होता है 150 केल्विन से अधिक होना चाहिए। उन द्रवों पर यह क्या होता है, लागू होता है। अदरवाइज़ यह नियम, यानी कि अगर 150 केल्विन है या उससे कम है तो उन पर लागू नहीं होता, अगर उनसे अधिक है तो उन द्रवों पर यह ट्राउटन का नियम लागू होता है।